हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है व्याकरण। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 71 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक अथवा छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा लिखेंगे। कक्षा है 6। आप जिस भी कक्षा के लिए पढ़ाएंगे उस कक्षा का यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। यदि आप 6 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 6 क्लास लिखेंगे, 7 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 7 क्लास लिखेंगे और 8 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 8 क्लास का लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद विषय है हिंदी। प्रकरण है तो आज का प्रकरण है अलंकार। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल देना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए व्याकरण के अध्ययन में रुचि विकसित करना। ठीक है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र अलंकार की परिभाषा से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र अलंकार के प्रकारों को जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र लिखित, मौखिक तथा वाचन रूप से अलंकार को बता सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे देखिए चौक, डस्टर, श्यामपर, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा महिलाओं की आभूषणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है।
इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, शादियों में महिलाएं क्या क्या पहनती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं चूड़ी, हार, बिंदी, कंगन इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, चूड़ी, हार, बिंदी, कंगन आदि को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं आभूषण। ठीक है। यहाँ पर देखिए जिगजैग मेथड से करना है। यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे तो छात्र छात्रा जो उत्तर देंगे उसी से फिर से प्रश्न बनाएंगे, फिर जो उत्तर देंगे उसी से फिर से प्रश्न करेंगे। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, आभूषण को धारण करने से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सुंदरता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, जिस प्रकार आभूषण किसी महिला की सुंदरता को बढ़ा देती है उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अलंकार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, अलंकार का परिभाषा बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अलंकार का परिभाषा और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बच्चों को समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या समझाते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर को सुसज्जित करके उसकी शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार काव्य रचना की शोभा बढ़ाते हैं। जिन शब्दों से काव्य रचना को सुसज्जित और सुंदर बनाया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे अलंकार की परिभाषा। तो देखिए क्या लिखेंगे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर को सुसज्जित करके उसकी शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार काव्य रचना की शोभा बढ़ाते हैं। जिन शब्दों से काव्य रचना को सुसज्जित और सुंदर बनाया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं आभूषण। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अलंकार के प्रकार और इसके बारे में छात्र अध्यापक बच्चों को जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, हेडिंग देंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर
या चार्ट पेपर के माध्यम से इस तरह आप डायग्राम बनाकर अलंकार के प्रकार को प्रदर्शित करके बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह डायग्राम बनाएंगे। अलंकार के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। ठीक है, अब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार के बारे में छात्र अध्यापक बच्चों को जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द और अलंकार। अलंकार का वह रूप जिसमें शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी शब्द को रखने से वह चमत्कार समाप्त हो जाए तो वहाँ शब्द अलंकार अथवा शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार काव्य में शब्द पर आधारित होते हैं। उदाहरण में देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो जगह घटा है, परंतु देखिए इस घटा का मतलब होता है बादल। ठीक है, और इस घटा का मतलब होता है कम हुआ, यानी कि काली बादल का घमंड कम हुआ। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है, और इसके बारे में छात्र अध्यापक बच्चों जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। अर्थ अलंकार, कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए इस कविता का अर्थ होता है मेरे राम ने मुझ पर कृपा करके ऐसी अमूल्य वस्तु भेंट की है, उसे मैंने पूरे मन से अपना लिया है। देखिए इस कविता में जब भाषा का प्रयोग इस तरह हो रहा है कि उसके अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये अर्थ अलंकार है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, शब्द अलंकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं शब्द और अलंकार से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, एक पीरियड में जितना भी बच्चों को आप पढ़ाएंगे उतना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर को सुसज्जित करके उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य रचना की शोभा बढ़ाते हैं। जिन शब्दों से काव्य रचना को सुसज्जित और सुंदर बनाया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, अलंकार को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न करेंगे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, शब्द अलंकार किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।